हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन करेंगे आपकी जो इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट 1 है उसका, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सके जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं। वैसे मैं आपको ये यूनिट है कंप्लीट आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन जिन जो स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो देख लेते हैं कि आपका यूनिट 1 के अंदर क्या क्या आता है। तो यूनिट 1 के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, और जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपको क्या क्या रिस्क और क्या क्या चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के जो एनवायरनमेंट, यानी जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमें कौन कौन से एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। देन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें, स्टेजेस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की, और इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोच और कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो सारे टॉपिक है वो आपके यूनिट 1 में है। तो वन बाय वन हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डीपली मैं आपको क्लास में करा चुकी हूँ, इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखो, एक तो डोमेस्टिक बिजनेस है, लाइक हम अपनी कंट्री लेवल के ऊपर जो बिजनेस कर रहे हैं वो आता है आपका डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। लेकिन जब हम अपनी कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, यानी दूसरी कंट्री के साथ जब हम ट्रेड करने लगते हैं, तो वो क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस। तो जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी विच कैन बी अंडरटेकन विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स, यानी जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री तक लिमिटेड है वो आपका डोमेस्टिक बिजनेस है। और जब हम अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। ये अगर हम अपनी कंट्री के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, लाइक इंडिया के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है। लेकिन अगर हम इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखो, इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में। तो डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, डोमेस्टिक बिजनेस सेट टू बी डोमेस्टिक व्हेन इट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्टेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, यानी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आपकी होती है वो सिर्फ आपकी जोग्राफिकल कंट्रीज़ है, जोग्राफिकल बाउंड्री है वहाँ तक ही लिमिटेड होती है, आपकी जो भौगोलिक सीमा है वहाँ तक ही लिमिटेड होती है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, जो जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आपकी कंट्री तक लिमिटेड ना होकर आप डिफरेंट कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो फिर वो आपका आता है इंटरनेशनल बिजनेस। ये देखो, आपकी कंट्री के अंदर ही होता है और ये क्या करते हो, होल वर्ल्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड, यहाँ पर जो क्वालिटीज़ है लो होती है, लेकिन यहाँ पर वेरी हाई होती है। डील्स, यहाँ देखो, अगर आप मान लो इंडिया के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप रुपीज़ के अंदर ही करोगे। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको वहाँ की करेंसी है वो ही उसी के अंदर आप, जैसे लाइक आप अमेरिका के साथ कर रहे हो तो आपको US डॉलर के अंदर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल करेंसी है, वहाँ पर आपको डीलिंग करनी पड़ती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देखो, एक तो हम अपनी कंट्री के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है लो होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा होगा। देन रिस्ट्रिक्शन, अब देखो, अगर हमारे डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन भी कम होगी। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। हमें FDI के रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अलग अलग FDI रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेचर ऑफ कस्टमर, यहाँ पर क्या होगी, डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर देखो हम अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो कस्टमर होंगे ना लगभग एक जैसे होंगे इंडिया के लोग, लेकिन यहाँ पर हेट्रोजीनियस, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंट्री है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के कस्टमर अलग है, ठीक है। तो वहाँ का जो नेचर ऑफ कस्टमर है वो भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस नेचर्स का होगा। बिजनेस रिसर्च, यहाँ पर हम जो रिसर्च है वो ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब एक तो हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा हम एक इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की कल्चर्स को समझना, वहाँ के लोगों की इंटरेस्ट को समझना, मतलब जो टिपिकल टास्क कह सकते हैं हम एक, ठीक है। एक दूसरा आता है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आप एक फैक्टर का ईजिली जो मोबिलिटी होती है, ठीक है, एक फैक्टर को दूसरी जगह आप इजीली ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको फिर इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है।
देन आता है क्या क्या रिस्क और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो उस टाइम में आपको क्या क्या रिस्क और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। वो कब होता है? ओक्यूर व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन करेंसी एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज आल्सो नोन एज foreign exchange risk, currency risk, and exchange rate risk. When a domestic currency appreciate against a foreign currency, profit on return earned in the foreign country will decrease after the exchanged back to the domestic currency. Due to somewhat volatile natures of the exchange rate, it can be quite difficult to protect against the kind of risk which can harm and sales and revenue. देखो एक तो क्या होता है, जो हमारी जो फॉरेन करेंसी आती है ना, उसकी वैल्यूज़ के अंदर भी फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, लाइक अभी जो हम कह सकते हैं कि $1 अब 73.66 के हैं, हो सकता है कल अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, ये एक फ़ॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। यानी क्या होता है, जो आपकी जो फ़ॉरेन करेंसीज है उनकी वैल्यूज़ के अंदर भी क्या होता रहता है, कभी उनके अंदर भी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से वो होते रहते हैं। तो ये भी एक क्या होता है, एक रिस्क है, मेजर बैरियर्स है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देकर चलो, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम ए US कार कंपनी रिसीव ए मेजोरिटी ऑफ बिजनेस इन जापान। ठीक है, मेनली उसका जो बिजनेस है US है, जो कार बनाने वाली कंपनी है, उसका जो बिजनेस मेनली जापान से चलता है। इफ़ जापान येन, अगर मान लो जापान की करेंसी का नेम क्या है, येन है, अगर वो डेप्रिशिएट हो जाता है अगेंस्ट द US डॉलर एंड येन डिनोमिनेटेड प्रॉफिट इन द कंपनी रिसीव फ्रॉम जापान, ऑपरेशन विल एल्ड फ्यूअर $, कंपेयर टू बिफोर द येन डेप्रिशिएशन। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क टिपिकली इफेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इसमें क्या हुआ, जो जापान का जो येन था ना, उसकी वैल्यू के अंदर क्या हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, यानी उसकी वैल्यूज़ थी वो गिर गई $, के कंपेयर में। ठीक है, तो एनी येन डिनोमिनेटेड प्रॉफिट द कंपनी रिसीव फ्रॉम इट द जापान, यानी ऑपरेशन विल एल्ड फ्यूअर US। ठीक है, तो अब उसको कम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक क्या होता है, एक बड़ा रिस्क होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। देन आता है पॉलिटिकल रिस्क है। तो जो पॉलिटिकल रिस्क होता है, अब देखो मान लो गवर्नमेंट है, ठीक है, हर कंट्री के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग ट्रेड बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। तो इतने मतलब देखो, अब अगर हम बात करें तो डिफरेंट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी बना रखे हैं, लाइक सार्क है, साफ्टा है, नाफ्टा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशंस हैं। तो जो पॉलिटिकल रिस्क है वो भी एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक मतलब एक हम कह सकते हैं मेजर रिस्क है। ठीक है, हो सकता है दूसरी कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो ये भी एक मेजर रिस्क होता है। ठीक है, तो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फॉरेन कंपनी के ऊपर, जो ट्रेड बैरियर्स है उनका भी। तो सम गवर्नमेंट विल रिक्वेस्टेड एडिशनल फंड्स और टैरिफ इन एक्सचेंज ऑफ द राइट टू एक्सपोर्ट आइटम इनटू द कंट्री। जैसे गवर्नमेंट है, देखिए दूसरी कई बार क्या करती है, जैसे मान लो कोटा निर्धारित कर देती है कि आप है दूसरी कंट्री से इतना ही इम्पोर्ट है वो कर सकते हो। तो ये भी एक बैरियर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड्स को एक क्या कहते हैं, लिमिट कर देते हैं। ठीक है, कंट्री हैव इम्प्लीमेंटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपको पता ही होगा, ये एग्रीमेंट हुआ था US से कनाडा और मैक्सिको के बीच में हुआ था 1 जनवरी 1994 को। देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे मान लो अब क्या करा, इन तीनों कंट्री ने क्या कर लिया कि एक एग्रीमेंट कर लिया, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि अब जो US से कनाडा और मैक्सिको, इनके बीच में जो ट्रेड होगा ना वो फ्रीली होगा। यानी अब इनका मतलब जो इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, लाइक जो टैरिफ बैरियर्स है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, अब ये मतलब उनसे क्या होगी, फ्री होगी। फ्रीली जो ये तीनों कंट्री आपस में एक दूसरी कंट्री के साथ है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कर सकेगी। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इस तरह से डिफरेंट एग्रीमेंट बना लिए जाते हैं, तो इनको तो फिर हमें इनकी स्टडी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क है। देन कंट्री रिस्क है। ठीक है, अब वही बात है कि द बेनिफिट ऑफ योर कंपनी डूइंग बिजनेस अब्रोड अगेंस्ट द पोटेंशियल पिटफॉल पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान लो हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, हमें इतना थोड़ी पता होता है कि वहाँ का इतना ज़्यादा, हमें उनकी स्टडी करनी पड़ती है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, इन सब की स्टडी भी करनी पड़ती है। तो जो भी क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक मेजर रिस्क होता है। अगर हम जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लें, ठीक है,
तो अगर वहाँ पर कहते हैं हमें उसकी भी स्टडी करते हैं, टेररिज्म से, ठीक है, सच एज टेररिज्म है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, सिविल अनरेस्ट है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ पर कई बार जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ही चलते रहते हैं। तो जब हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वहाँ के जो कंट्री रिस्क है वहाँ पर क्या मतलब टेररिज्म्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है, इस टाइप के क्राइम्स ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह तो नहीं होती हैं, तो इन सब की स्टडी भी करनी पड़ती है। तो ये भी आपका एक जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक मेजर रिस्क है, करप्शंस वगैरह, ठीक है, क्राइम हो गया, करप्शन हो गया, ये सब इन सब की आपको स्टडी करनी पड़ती है। देन आता है रेगुलेटरी रिस्क है। रेगुलेटरी रिस्क का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे अगर हम बात करें लॉज है ना, लॉज के अंदर क्या होता है, चेंजमेंट होता रहता है, ठीक है। आज पहले क्या चलता था, पहले आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट चलता था, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, ठीक है। ऐसे ही पहले क्या चलता था, हमारा MRTP एक्ट चलता था, अगर आपको पता हो, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 है। फिर इसको एबोलिश करके हमने क्या बना दिया गया, कंपटीशन एक्ट बना दिया 2002। तो वही बात है कि क्या होता है, हम जो अगर हम मान लो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ के जो लॉज है, लीगल सिस्टम्स है, लॉज वगैरह है, ट्रेड लॉज है, ठीक है, उनके अंदर भी चेंजमेंट होता रहता है। अब इसको समझना है एक दूसरी कंट्री के लिए बहुत ही एक टिपिकल कह सकते हैं जो टिपिकल टास्क होता है, एक चैलेंजेस होता है, ठीक है, कि वहाँ के कंट्री के लॉज को समझना, वहाँ का लीगल सिस्टम समझना, ठीक है। तो ये क्या होता है कंट्री के लिए एक टिपिकल टास्क बोल सकते हैं हम, ठीक है, एक चैलेंजेस होता है। देन आता है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है कि इंटरनेशनल बिजनेस जब हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है ना, तो उसको कौन कौन से हम कह सकते हैं कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो हमें समझने पड़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो हम क्या क्या देखो, फर्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है कि जब एक कंट्री है, जैसे मान लो हम हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री से के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें वहाँ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको समझना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। वहाँ की इकोनॉमी पॉलिसी कैसी है, कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो हर एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ क्या होता है, नेशन टू नेशन क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है। एंड इंक्लूड ऑल दी फैक्टर दैट रिलेट टू ए कंट्री attractiveness for foreign trade and business activity. Countries are divided into three categories such as developed, इंडस्ट्रियलाइजेज है, और लेस डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो हमें वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना, वहाँ की इकोनॉमी पॉलिसी कैसी है, ठीक है, किस टाइप की पॉलिसी है, उसको समझना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। हर अगर हम बात करें द डेवलप्ड जो चीज़ है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, और रिच वेयर एज लेस डेवलप्ड और पुअर वंस। वही बात है, अगर डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पर जो मेनली लोग हैं पर्सन है, वो क्या होंगे, रिच से रिच क्लास से बिलोंग करेंगे, है ना। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के जो लोग हैं मेनली पुअर क्लास से बिलोंग करेंगे। तो अब अगर हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वहाँ के हमें GDP वगैरह को भी देखना पड़ेगा, वहाँ GDP वगैरह कितना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पर कैपिटल इनकम कितनी है, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, GDP की, पर कैपिटल इनकम कितनी है वहाँ के लोगों की, उसी के अकॉर्डिंग तो हम अपना प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन करेंगे और वहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी होता है कि वहाँ की कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना। एंड देन नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में। तो वही बात है, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वहाँ का गवर्नमेंट कैसी है, पॉलिटिकल रिस्क है वो कितना है, ठीक है, तो उसको भी समझना है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ठीक है, एंड द रिस्ट्रिक्टिव और फैसिलिटेटिंग अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट टू आर ए बिजनेस, कि भाई गवर्नमेंट है वो जैसे मान लो रिस्ट्रिक्शन लगाती है कंपनीज़ वगैरह के ऊपर, MNC वगैरह के ऊपर। मान लो कई, जैसे अगर हम बात करें कई कंट्री के अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, कि अगर दूसरी कंट्री की कंपनी है वहाँ एंटर कर रही है तो वहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है और उनको उन रिस्ट्रिक्शन को मतलब उन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अभी हमें देखना पड़ेगा, वहाँ के रूल्स है, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैं, तो इन सब की हमें स्टडी करनी पड़ेगी। देन कल्चर एनवायरनमेंट, अगर हम बात करें कि एक नेशन का दूसरे नेशन से जो कल्चर है वो भी डिफ़र करता है। इनफैक्ट हम एक कंट्री का दूसरी कंट्री से क्या करें कि हमारा इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करें तो एक स्टेट टू स्टेट जो कल्चर है वो भी डिफ़र करता है। अगर हम देखें हमारा हरियाणा का कल्चर है वो बिल्कुल अलग है इन रिस्पेक्ट ऑफ पंजाब, है ना।
तो यही बात है कि अगर हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है तो वहाँ के जो कल्चर एनवायरनमेंट है उसको भी समझना ज़रूरी है। वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग क्या, मतलब वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट एरिया हो गया, वहाँ के लोगों का रहन सहन है, जो लैंग्वेज हो गई, ठीक है, एजुकेशन है, तो इन सब का भी इन सब के जो ये सब फैक्टर्स है इनका भी आपके इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर है वो इम्पैक्ट है वो पड़ता है। वहाँ का जैसे लाइफस्टाइल हो गया, वहाँ के लोगों की जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, कितनी जल्दी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर ऑन दी एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट है, पब्लिक डिमांड एंड रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन ऑफ ए प्रोडक्ट है, ठीक है, वैल्यू एड ज्वाइंट विद दी प्रोडक्ट है, तो इन सब का भी इम्पैक्ट है वो पड़ता है आपके इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। दैन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, तो टेक्नोलॉजी की स्टडी करना तो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि डे टू डे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो द टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट इज़ नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस इन ए न्यू कंट्री। तो अगर आप मान लो आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम बात करें जापान आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे हैं, चाइना भी काफ़ी आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। तो अगर आप एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि कई कंट्री के अंदर क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजमेंट होता रहता है। तो एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रोट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एवरी टाइप ऑफ ए बिजनेस। इवन द स्मॉल स्केल्स कंपनी हैव ए ग्लोबल प्रेजेंस ड्यू टू हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस एंड कैन सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड है। तो क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, देखो जो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपको समझने एनालाइज करने ज़रूरी होते हैं। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहाँ का लेवल क्या है, स्पीड, कितनी जल्दी से टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेज होते हैं, तो आप इन सब की स्टडी है वो करते हो जब आप एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब ट्रेड कर रहे हो, जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप बिजनेस है वो कर रहे हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि वहाँ कंपटीशन कितना है, तो ये भी एक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब इंटरनेशनल बिजनेस का। तो सो दिस ऑल अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टेजेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, कि इंटरनेशनल बिजनेस की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो पहले आती है आपकी डोमेस्टिक कंपनी और देन इंटरनेशनल कंपनी, फिर आती है आपकी मल्टीनेशनल कंपनी, देन ग्लोबल कंपनी और फिर आती है आपकी ट्रांसनेशनल कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, देखो डोमेस्टिक कंपनी वो होती है जिसका जो मार्केट एरिया है ना सिर्फ अपनी कंट्री तक लिमिटेड होता है। तो मार्केट पोटेंशियल इज़ लिमिटेड टू द होम कंट्री, यानी जिसकी जो अपना प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ अपनी होम कंट्री के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन के केस में कंपनी ये सोचती है, डोमेस्टिक कंपनी ये सोचती है कि अपने जो सरप्लस प्रोडक्शन को क्यों ना दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट है वो कर दिया जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक कंपनी। तो मार्केट पोटेंशियल इज लिमिटेड टू द होम कंट्री, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी आर लोकेटेड एट द होम कंट्री, ओनली सरप्लस, मैंने क्या बोला, सरप्लस मे और मे नॉट बी एक्सपोर्टेड, कि कंपनी अगर चाहे तो अपना सरप्लस प्रोडक्शन है वो दूसरी कंट्री के अंदर है वो एक्सपोर्ट है वो कर सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर करती है नहीं करती। तो देर आर नो और एट एफर्ट टू डेवलप फॉरेन मार्केट, क्या क्या फीचर्स होती हैं। फोकस रिमेन विद द डोमेस्टिक मार्केट, इस कंपनी का जो मेनली फोकस है अपनी डोमेस्टिक मार्केट तक ही लिमिटेड होता है। प्रोडक्शन फैसिलिटी रिमेन बेस्ड इन द होम कंट्री, इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो भी उसकी होम कंट्री तक ही लिमिटेड होती है, यानी जो प्रोडक्शन करती है ना वो सिर्फ अपनी कंट्री अपनी होम कंट्री के अकॉर्डिंग करती है। वो अगर हो जाता है सरप्लस प्रोडक्शन तो वो दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट है वो कर देती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, दे डू नॉट थिंक ग्लोबली एंड अवॉइड टेकिंग रिस्क इन गोइंग ग्लोबल। तो वो ग्लोबली अपना मार्केट को एक्सपेंड करने के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ अपना जो बिजनेस है अपनी होम कंट्री तक ही लिमिटेड है वो रखती है। देन सेकंड आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होते हैं, सम एम्बिशियस एफिशिएंट डोमेस्टिक कंपनी आफ्टर गोइंग बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केटिंग कैपेसिटी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशन। देखो वैसे तो ये डोमेस्टिक कंपनी ही होती है, लेकिन कई बार क्या होता है डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को अपने मार्केट को एक्सटेंशन पर्पज़ के लिए अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंशन पर्पज़ के लिए इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर है वो एंटर करने के बारे में सोचती है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करने के बारे में सोचती है।
तो यही है कि सम एम्बिशियस एफिशिएंट डोमेस्टिक कंपनी आफ्टर गोइंग बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केटिंग कैपेसिटी, उसके बाद स्टार्ट थिंकिंग, सोचती है कि क्या ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, तो अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के बारे में सोचती है। द मेन स्ट्रेटेजी ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट इज, इवन थो दे थिंक ऑफ इंटरनेशनल मार्केट स्टिल दे आर, देखो वैसे तो ये क्या करती है अपना मेनली जब इनका अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंशन के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उतारती तो है, लेकिन क्या करता है इस दे थिंक, इवन थो दे थिंक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, लेकिन फिर भी एक एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच को यानी डोमेस्टिक ओरिएंटेड को ही फोकस है वो करती है। यानी जो प्रोडक्ट बनाती है ना वो अपने होम कंट्री के कस्टमर है ना उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंशन पर्पज के लिए दूसरी कंट्री के अंदर उतारते हैं, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है ना वो दूसरी कंट्री के पास भी उसकी जो ब्रांड इमेजेस है वो दूसरी कंट्री के अंदर भी हो, ठीक है। तो दिस कंपनी अडोप्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ लोकेटिंग द ब्रांचेज ऑफ देयर कंपनीज इन अदर कंट्री एंड प्रैक्टिस द सेम डोमेस्टिक ऑपरेशन, यानी वही जो अपनी होम कंट्री के अंदर जो ऑपरेशन कर रही है वही वो फॉरेन मार्केट के अंदर करती है, इंक्लूडिंग साइज, चाहे आप इंक्लूडिंग द सेम प्रमोशन प्राइस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही है, तो यानी इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है, मेनली डोमेस्टिक कंपनी ही होती है। ये क्या करती है अपने मार्केट एक्सटेंशन के पर्पज के लिए अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के अंदर भी सेल करना है वो शुरू कर देती है, ठीक है, ताकि अपने प्रोडक्ट का एक्सटेंशन है वो कर सके, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कंपनी। देन आता है आपका मल्टीनेशनल कंपनी। देखो आफ्टर सम टाइम इंटरनेशनल कंपनी रियलाइज दैट द डोमेस्टिक मॉडल एंड प्रैक्टिस अडोप्ट थ्रू एक्सटेंशन पॉलिसी डू नॉट सर्व द पर्पज। जब मतलब कई बार क्या होता है इंटरनेशनल कंपनी को ये लगता है कि भाई उनकी जो यानी उनको जब ये रियलाइज़ होता है कि जो उनका जो डोमेस्टिक मॉडल है ना वो यानी जो एक्सटेंशन पॉलिसी डू नॉट सर्व द पर्पज, उनके मतलब पर्पज के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, तो फॉरेन कस्टमर मे नॉट प्रीफर, यानी जो फॉरेन कस्टमर है ना वो उनके प्रोडक्ट को प्रीफर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब इंटरनेशनल कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया था ना वो अपनी होम कंट्री के कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया था, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, जो फॉरेन कस्टमर में नॉट प्रीफर द प्रोडक्ट, फॉरेन कस्टमर है उसके प्रोडक्ट को प्रीफर नहीं कर रहे हैं, तो डेट आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, हैंस दिस कंपनीज रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट कंट्री। तो कंपनी क्या करती है कि जो डिफरेंट कंट्री है ना, डिफरेंट कंट्री यानी डिफरेंट कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करती है और उनकी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई वो कर सके। तो कंपनी क्या करती है वहाँ के जो कस्टमर है ना उन्हीं के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है ताकि उनकी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर सके। देन आता है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी क्या करती है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी को अडोप्ट करती है, यानी इट में प्रोड्यूस आइदर या तो होम कंट्री में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर एनी अदर सिंगल कंट्री एंड मार्केट इट प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड है। अपनी होम कंट्री में प्रोड्यूस कर ले या फिर किसी सिंगल कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर ले, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर करती है। इट में आल्सो प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ग्लोबली मार्केट दैम डोमेस्टिकली, ठीक है, या फिर जो ग्लोबली प्रोड्यूस करके उसको डोमेस्टिकली सेल भी कर सकती है, ठीक है। ये होती है ग्लोबल कंपनी। देन आता है ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होती है, देखो अगर हम बात करें ट्रांसनेशनल कंपनी ऑपरेट एट ग्लोबल लेवल बाय वे ऑफ यूटिलाइजिंग ग्लोबल रिसोर्सेज टू सर्व टू द ग्लोबल मार्केट। देखो ट्रांसनेशनल कंपनी क्या करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिस कंट्री के अंदर चीपर रेट पे मिला वहाँ से परचेज कर लिया, उसके बाद क्या करा फिनिश्ड गुड बना के जहाँ पर उसके अच्छे प्राइस मिल रहे हैं ना उस गुड्स के वहाँ पर उसको सेल कर देती है। तो ट्रांसनेशनल कंपनी ऑपरेट एट द ग्लोबल लेवल बाय वे ऑफ यूटिलाइजिंग ग्लोबल रिसोर्सेज टू सर्व द ग्लोबल मार्केट। इट हैज जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन एंड हैज इंटीग्रेटेड नेटवर्क। Its key assets are dispersed and every subunit of company contribute toward the achievement of the company objective। ये क्या करती है, चीपेस्ट यानी जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल है वो चीपर रेट पर अवेलेबल हो गया है ना वहाँ पर उसको लेती है फ्रॉम द चीपेस्ट सोर्सेज से एंड प्रोड्यूस द कंट्री वेयर एवर, और उसको जहाँ पर उसको इकोनॉमिकल पड़ता है ना वहाँ पर उसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो फिनिश गुड्स है ना उस मार्केट के अंदर फिनिश गुड्स से जहाँ पर उसको जो प्राइस फेवरेबल मिल रहे हैं ना वहाँ पर उसको वो सेल है वो कर देते हैं, जहाँ पर उसको उस प्रोडक्ट के प्राइस है फेवरेबल मिल रहे हैं वहाँ से उसको
वहाँ पर उसको सेल कर देते हैं। यानी मेनली क्या होती है, ये जो ग्लोबल रिसोर्सेज है ना, हमने पढ़ा, जो रिसोर्सेज है ना, ग्लोबल रिसोर्सेज हैं, उनका एक अच्छे से यूटिलाइजेशन करती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती है। ठीक है, यूटिलाइजेशन कैसे हो गया भाई, यही हो गया कि जहाँ से रिसोर्सेज उसको चीपर रेट पर मिला, ठीक है, वहाँ से परचेज कर लिया, और जहाँ पर उसने उसके बाद जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके जहाँ पर उसको इकोनॉमिकल लगा, मतलब सस्ता पड़ा, ठीक है, वहाँ पर उसने प्रोड्यूस कर लिया, और उसके बाद जहाँ पर उसको फेवरेबल प्राइस मिल रहे हैं वहाँ पर उसको सेल कर दिया। ठीक है, देन आता है आपका अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एंड इंटरनेशनल बिजनेस की क्या क्या अप्रोचेज होती है, तो उसके अंदर पहला आता है आपका एंथनोसेंट्रिक अप्रोच, देन आता है आपका पोलिसेंट्रिक अप्रोच, फिर आता है रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, देन आता है आपका जियोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, तो एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, इट फोकस ऑन द वैल्यू एंड एथिक्स ऑन द होम कंट्री। देखो, एथनोसेंट्रिक अप्रोच है, मेनली फॉलो करती है आपकी जो डोमेस्टिक कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी है ना, वो फॉलो करती है। इसका जो मेनली फोकस कहाँ रहता है, अपनी होम कंट्री के ऊपर ही। द स्ट्रेटजी आर डिवाइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड फॉर डोमेस्टिक ऑपरेशन फर्स्ट एंड ओवरसीज ऑपरेशन आर सेकेंडरी। इसका जो मेन मतलब पहले इसका जो प्राइमरी अगर हम बात करें, स्ट्रेटजी जो डिवाइज्ड आर फॉर्मुलेटेड फॉर डोमेस्टिक ऑपरेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्टली ये अपनी डोमेस्टिक कंट्री के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ओवरसीज ऑपरेशन जो फॉरेन कंपनी के लिए जो ऑपरेशन है उसका सेकेंडरी के अंदर आता है। द फॉरेन एक्टिविटी आर कंडक्टेड मेनली टू डिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस। बस वही है कि अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है तो दूसरी कंट्री के अंदर है वो सेल है वो कर देती है। दिस अप्रोच इज सुटेबल, मेनली किन के लिए सुटेबल होती है, जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी स्मॉल कंपनियाँ होती हैं, उनके लिए अप्रोच सुटेबल होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेस रिस्क है, क्योंकि आप क्या है वहाँ जाकर अपनी सब्सिडायरी ओपन नहीं कर रहे, आप जस्ट क्या कर रहे हो, अपनी कंट्री के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, एक्सेस हो गया तो आपने दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। यानी यहाँ पर क्या है, लेस रिस्क इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी को इन्वेस्टमेंट है वो भी कम करना पड़ रहा है, रिस्क है वो भी कम है। ठीक है, दीज एक्टिविटी आर मैनेज्ड बाय एन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ए सेपरेट इंटरनेशनल डिवीज़न। तो जो एक्टिविटी किसके द्वारा मैनेज की जाती है, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है, या इसके लिए एक सेपरेट इंटरनेशनल डिवीज़न है वो बनाया जाता है। तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, कि कंपनी क्या करती है, अपनी डोमेस्टिक कंट्री के लिए प्रोडक्शन करती है, ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो सरप्लस हो जाता है तो अपनी फॉरेन कंट्री के अंदर है वो सेल कर देती है। ठीक है, और ये अप्रोच अगर हम बात करें किसके लिए सूटेबल है, छोटी छोटी कंपनी है, क्योंकि उनको जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करना पड़ता है, तो रिस्क भी कम होता है इसके अंदर, क्योंकि आपको वहाँ जाकर कोई अपनी कंपनी ओपन है वो नहीं करनी। ठीक है, तो ये आपके होते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच। देन आता है पोलिसेंट्रिक अप्रोच। पोलिसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, अंडर सच एन अप्रोच ए कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन होस्ट कंट्री। देखो होस्ट कंट्री क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि होस्ट कंट्री क्या होता है, लाइक इंडिया की कंपनी है वो यूएसए में जाकर बिजनेस कर रही है, तो यूएसए है ना, यूएसए की कंपनी, यानी यूएसए उसके लिए क्या है, होस्ट कंट्री है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी ना वो होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग बनाएगी, यानी इंडिया की कंपनी यूएसए की कंपनी के साथ ट्रेड कर रही है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगी ना वो यूएसए की कंपनी के अकॉर्डिंग बनाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसेंट्रिक अप्रोच। द लोकल मार्केट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट आर मेट बाय द टीम लोकल एम्प्लॉय इन वेरियस फॉरेन सब्सिडायरी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्री के अंदर अपनी जो फॉरेन सब्सिडायरी है ना वो एस्टेब्लिश है वो कर दी जाती है, ताकि अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सच एन अप्रोच इज जनरली यूज्ड बाय मेनली जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं ना, वो इस अप्रोच को मेनली यूज है वो करते हैं। देन आता है आपकी रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। रीजियोसेंट्रिक अप्रोच कहाँ होती है, जब वेयर द कंपनी कैटर टू डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट मार्केट, यानी जब कंपनी है डिफरेंट रीजन के अंदर या डिफरेंट मार्केट के अंदर अपनी ऑपरेशन कर रही है तभी एप्लीकेबल होता है। ईच रीजन हैज ए स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स डिपेंडिंग अपॉन द रीजन फैक्टर। मतलब हर रीजन को एक अलग माना जाता है, लाइक हम यहाँ एक, यानी हर रीजन का क्या होता है, अपने एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, हर रीजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। द रीजन्स आर कैटेगराइज्ड एंड स्ट्रेटजी आर फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंगली हैविंग नेशनल एंड रीजनल हेडक्वार्टर। यानी जो भी स्ट्रेटजी अडोप्ट करोगे वो आप रीजनली बेस पे करोगे। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, हर एक रीजन बनाया जाता है, रीजन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, प्रोडक्ट है वो बनाओगे। ठीक है,
देन आता है जियो सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। जियो सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, इट अप्लाई फॉर द एंटायर ग्लोब, यानी ये होती है ना लाइक एक ग्लोबल कंपनी की तरह पूरे ग्लोब के ऊपर है, पूरे वर्ल्ड पे अप्लाई होती है। एक कंपनी फॉलोइंग दिस अप्रोच यूज कॉमन प्रैक्टिस एंड कॉमन स्ट्रेटेजी थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी है वो एक कॉमन प्रैक्टिस यानी अपना जो कॉमन प्रोडक्ट बना रही है ना, उसी को ही हर जगह सेल कर रही है, ठीक है। लाइक कोको कोला कंपनी है, ठीक है, तो अपनी उसकी जो वही प्रोडक्ट है उसी को ही अपनी हर जगह हर कंट्री के अंदर अपना सेल कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरे के पूरे ग्लोब से पूरे वर्ल्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कॉमन एचआर और कॉमन मार्केटिंग पॉलिसी है वो अडॉप्ट की जाती है। इट हेल्प इन बिल्डिंग ए कॉमन ब्रांड इमेज। इससे क्या होता है कि कंपनी अपनी एक कॉमन ब्रांड इमेज है ना, उसको एक बिल्डअप कर पाती है। सच अप्रोच इज यूज्ड बाय मेनली, जो ये अप्रोच है वो लार्ज स्केल एंटरप्राइज है उनके द्वारा यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर आपका एक नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक आता है फर्स्ट यूनिट के अंदर वो होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको पता है, देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले हम जो ट्रेड करते थे ना वो डोमेस्टिक लेवल पर ही करते थे। हमारा ट्रेड हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल बाउंड्री था ना वहाँ तक ही लिमिटेड होता था, ठीक है। लेकिन आपको पता है 1991 के बाद हमारा आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का तो मेन मोटिव था कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना ताकि हम अपने ट्रेड को लिबरलाइज कर सकें, दूसरी कंट्री हमारी इंडिया में आए और मतलब वहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि पहले क्या थी, रिस्ट्रिक्शन ही इतनी थी कि दूसरी कंट्री है वो आकर ट्रेड है वो करना ही नहीं चाहते थे। देन फिर प्राइवेटलाइजेशन, पहले क्या थे सारे के सारे जो इंडस्ट्री होती थी ना गवर्नमेंट के अंडर होते थे। फिर बाद में आपको पता होगा पहले आरबीआई यानी जो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ना वो भी एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है। इसको भी 1949 के अंदर नेशनलाइजेशन किया गया था। 1949 के अंदर ही इसको नेशनलाइजेशन किया गया था और उसके बाद ये एक आपको पता है गवर्नमेंट बैंक बना, ठीक है। और ठीक है, पहले क्या होता था मेनली यही था कि जो भी जितने भी सेक्टर होते थे ना प्राइवेट सेक्टर उसके हाथ में ही होते थे, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में होते थे। उसके बाद इसका जो है वो प्राइवेटलाइजेशन वो कर दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होता है कि देखो वही बात है, पहले हमारा ट्रेड क्या था, लिमिटेड था, हमारी कंट्री तक ही लिमिटेड था। लेकिन क्या नाम है, जब 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, कि अब हमारा ट्रेड हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं होकर अब हम दूसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड करने लगे थे, ठीक है। तो वो क्या था ग्लोबलाइजेशन। अब देखो आपको देखने होंगे ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट होंगे, तो जहाँ इसके बेनिफिट होंगे वहाँ नुकसान भी होंगे। नुकसान यही होंगे कि इससे क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक यानी जो हमारे छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना उनको लॉसेज हो गया, ठीक है। पहले उनका कंपटीशन लेवल था वो सिर्फ अपनी कंट्री के साथ कर रही थी, अब उनको कंपटीशन है वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फेस कर रही है, तो उनको इस के अंदर उनको जो प्रॉब्लम है वो आएगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी रिवीजन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको सेकेंड यूनिट का रिवीजन कराऊंगी। ओके, थैंक यू।